यह एक ऐसा रहस्य है जो मैक्सिको से लेकर चीन, मिस्र, असीरिया और दुनिया भर में फैला हुआ है। मेसोपोटामिया के देवता हनबाग ने लंबे समय से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। अब इसका नए दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा रहा है। इसकी नक्काशी के शुरुआती स्कैन और इसके रहस्यों की झलक से ऐसे पैटर्न सामने आते हैं जो असंभव से लगते हैं। विद्वान और स्वप्न दृष्टा समान रूप से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि क्या ये प्रतीक प्राचीन ज्ञान गुप्त अनुष्ठानों या उन रहस्यों की ओर इशारा करते हैं जो अभी भी समझ से परे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब दुनिया इतिहास का पुनरावलोकन करती है और प्राचीन काल के रहस्यों को उजागर करती है। आइए हमारे साथ मेसोपोटामियाई थैली की सच्चाई का पता लगाएं। समय से परे एक थैली। मेसोपोटामिया की गहरी गोद में, जहां मिट्टी की ईंटों और सूर्य के प्रकाश से प्रारंभिक शहर बसे थे, पत्थर की नक्काशी में एक अजीब वस्तु बार बार दिखाई देने लगी। यह आकार में छोटी और साधारण थी, फिर भी अपने साथ एक अनसुलझा उद्देश्य लिए हुए थी। महल की दीवारों पर बनी पैनलों में अनुष्ठानों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों में देवताओं और रक्षकों के हाथों में यह वस्तु अटूट आत्मविश्वास के साथ उभरकर सामने आती थी। एक गोल शीर्ष, एक ठोस आधार, एक मजबूत हैंडल। आज कई लोग इसे मेसोपोटामियाई हैंडबैग कहते हैं, क्योंकि हमारी आधुनिक दृष्टि इसकी समानता को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन इसे तराशने वालों के लिए यह एक साधारण पात्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। जब पुरातत्वविदों ने पहली बार असीरियाई महलों से धूल हटाई, तो उन्हें पंखों वाली आकृतियों की लंबी कतारें पत्थर के रूप में स्थिर मिलीं। ये आकृतियां शांत जुलूस में खड़ी थीं, मजबूत शरीर, चौड़े फैले पंख और गरिमा से तराशे गए चेहरे। इनमें से प्रत्येक आकृति ने दो वस्तुएं धारण की हुई थीं। एक हाथ में चीड़ के शंखु के आकार की एक वस्तु जीवन के पवित्र वृक्ष की ओर उठी हुई थी। दूसरे हाथ में रहस्यमय थैली थी। हजारों वर्षों बाद भी संदेश स्पष्ट था। ये वस्तुएं चाहे जो भी दर्शाती हों, इनका प्राचीन विश्व के अनुष्ठानिक जीवन से गहरा संबंध था। ग्रंथों और शिलालेखों ने इस पहेली के कुछ हिस्से को सुलझाने में मदद की। तथाकथित थैली वास्तव में शुद्धिकरण समारोहों में प्रयुक्त एक अनुष्ठानिक बाल्टी थी। इसके भीतर आशीर्वाद, सुरक्षा और नवीनीकरण के लिए एकत्रित पवित्र जल रखा जाता था। जब कोई पुजारी या दिव्य सेवक चीड़ के शंखु को इस जल में डुबोकर किसी व्यक्ति या भवन पर छिड़कता था, तो यह शुद्धिकरण और व्यवस्था का प्रतीक होता था। मेसोपोटामिया वासी एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां आपदा कभी दूर नहीं होती थी। नदियां उफान पर आ सकती थीं, तूफान खेतों को बर्बाद कर सकते थे, दुश्मन आक्रमण कर सकते थे। शुद्धिकरण अनुष्ठान उनके लिए ईश्वर से अराजकता को दूर रखने की प्रार्थना करने का एक तरीका था। थैली जैसी दिखने वाली यह वस्तु सजावटी नहीं थी, बल्कि यह सबसे पवित्र अर्थों में कार्यात्मक थी। इसका उपयोग विश्व को संतुलित रखने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में किया जाता था। बाल्टी को बंदूडू कहा जाता था और कलाकारों ने सदियों तक इसकी आकृति को उल्लेखनीय निरंतरता के साथ दोहराया। जैसे जैसे विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, उन्हें इसमें एक विशेष प्रतिरूप दिखाई देने लगा। बाल्टी को धारण करने वाले महान रक्षकों को अपकल्लू कहा जाता था, जो राजाओं के संरक्षक और प्रारंभिक मानव जाति के शिक्षक थे। उनकी उपस्थिति से ही यह संकेत मिलता था कि बाल्टी एक प्राचीन और गहन परंपरा का हिस्सा थी। कुछ दृश्यों में वे जीवन के पवित्र वृक्ष को घेरे हुए थे, जो विकास, ज्ञान और सभ्यता के उत्थान का प्रतीक था। बाल्टी और चीड़ का शंखु एक अनुष्ठानिक क्रम का हिस्सा थे। एक वस्तु जीवन के जल को धारण करती थी और दूसरी उसे प्रदान करती थी। सरल शब्दों में यह पोषण का एक समारोह था, निरंतर सृजन का,
एक समारोह था। यहां तक कि प्रयुक्त सामग्री भी मायने रखती थी। कुछ बाल्टियों पर धातु जैसी बारीक नक्काशी दिखाई गई थी। कुछ बाल्टियां नक्काशीदार लकड़ी की तरह चिकनी थीं। संभवतः इन्हें अलग अलग वर्गों या उद्देश्यों के लिए बनाया गया होगा। इन्हें शायद मंदिरों या उन उद्यानों में ले जाया जाता था जहां राजा सुबह सुबह प्रार्थना करते थे। इनका उपयोग चाहे जो भी रहा हो, इस वस्तु को श्रद्धापूर्वक माना जाता था। देवी देवताओं और आत्माओं के हाथों में इसकी स्थिति दर्शाती थी कि यह कोई साधारण पात्र नहीं था। यह एक पवित्र क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक था। इसीलिए आधुनिक दृष्टि से यह इतना आकर्षक लगता है। इसका एक कारण यह भी है कि बाल्टी पहुंच से बाहर प्रतीत होती है। हम इसके उद्देश्य को मोटे तौर पर जानते हैं, लेकिन इसके हर विवरण से अवगत नहीं हैं। समय और प्रौद्योगिकी के कारण इसमें काफी बदलाव आया है। आइए जानते हैं कि हमें क्या पता है। अनेक सभ्यताएं एक ही थैली। मेसोपोटामिया की नदियों और महलों से बहुत दूर पूरी दुनिया में एक विचित्र प्रवृत्ति उभरने लगी। विद्वानों और खोजकर्ताओं ने गौर किया कि तथाकथित हैंडबैग का आकार किसी एक सभ्यता तक सीमित नहीं रहा। इसके बजाय यह महासागरों, पहाड़ों और वर्षों के अंतराल से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। तुर्की में एक पहाड़ी पर स्थित प्राचीन अभयारण्य, जिसे आज गोबेकली टेपे के नाम से जाना जाता है, कि प्राचीन पत्थरों में कृषि युग से भी पुराने समय की नक्काशीदार आकृतियां एक ही सुव्यवस्थित आकृति वाली वस्तुएं धारण किए हुए थीं। एक लंबी नक्काशीदार बेंच के ऊपर 3 गोल आकृतियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में हैंडल की तरह एक वक्र था। यह नक्काशी 10,000 साल से भी पहले रहने वाले लोगों द्वारा बनाई गई थी। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक शहर नहीं बसाए थे और न ही लिखित भाषा का इस्तेमाल करते थे। वे इस पहाड़ी पर जानवरों की आकृतियां उकेरने, प्रार्थना करने और ऐसी कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे जिन्हें उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी दर्ज नहीं कर पाएंगी। फिर भी उनके पवित्र स्तंभों पर मेसोपोटामियाई थैले की आकृति 3 गुना दिखाई देती है, मानो उन्हें सावधानी पूर्वक प्रदर्शन के लिए रखा गया हो। एक संदेश जिसे समझने की प्रतीक्षा है। दुनिया भर में जंगलों और घाटियों के पार यात्रा करें और एक और प्रतिध्वनि प्रकट होती है। प्राचीन मेसो अमेरिका की ओलमेक सभ्यता द्वारा बनाई गई नक्काशी में एक आकाशीय प्राणी घुमावदार शीर्ष और मजबूत आधार वाली एक वस्तु को धारण किए हुए है। यह मेसोपोटामिया और गोबेकली टेपे में देखी गई आकृति से मिलती जुलती है। ओलमेक सभ्यता एक दूरस्थ महाद्वीप पर एक बिल्कुल अलग कालखंड में फली फूली। उनके देवता अलग थे, उनकी पौराणिक कथाएं अलग थीं, उनके भूदृश्य अलग थे, फिर भी प्रतीक चिन्ह वहीं मौजूद था, उसी शांत गरिमा के साथ। माया सभ्यता के लोगों में, जिन्होंने भव्य मंदिर और तारामंडलीय मानचित्र बनाए, यह प्रतीक फिर से प्रकट हुआ। उनके देवताओं के हाथों में इसने जीवन, श्वास और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़े अर्थ ग्रहण कर लिए। एक बार फिर एक दिव्य आकृति ने घुमावदार शीर्ष वाला एक छोटा पात्र धारण किया हुआ था। हजारों मील तक वही दृश्य लय दोहराई गई। प्राचीन अनातोलिया में भी पर्वतीय मैदानों और बिखरे हुए किलों में कुछ नक्काशी में उपासकों द्वारा धारण की गई या पवित्र जानवरों के बगल में उकेरी गई समान आकृतियों का संकेत मिलता था। इन कलाकृतियों को बनाने वाले लोग असीरियन या ओलमेक भाषाएं नहीं बोलते थे। वे ऐसी संस्कृतियों में रहते थे जिनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग थी, लेकिन वह आकृति मानो किसी शांत, सार्वभौमिक सहज प्रवृत्ति से निर्देशित प्रतीत होती थी। इसी दोहराई जाने वाली दृश्य प्रतिध्वनि में रहस्य और भी गहरा जाता है। एक साधारण आकृति उन सभ्यताओं में इतनी महत्ता कैसे धारण कर सकती है जिनका आपस में कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। यह समाज
न तो व्यापार करते थे, न कहानियां साझा करते थे, न ही कारीगरों या पुजारियों का आदान प्रदान करते थे। वे एक दूसरे से महासागरों की दूरी पर रहते थे। उनके पास न तो साझा नक्शे थे, न साझा वर्णमालाएं, न ही साझा देवता। फिर भी वही रूप सामने आया। इतिहासकार यहीं रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे बेतुके सिद्धांतों पर पहुंच जाते हैं, बल्कि इसलिए कि यह पैटर्न निर्विवाद रूप से आश्चर्यजनक है। यह मन को थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें चुनौती देता है कि मनुष्य प्रतीकों का निर्माण कैसे करते हैं, अनुष्ठानिक जीवन में आकृतियां कैसे अर्थपूर्ण हो जाती हैं, और कैसे संस्कृतियां कभी कभी प्रतीकात्मक पहेलियों को आश्चर्यजनक रूप से समान तरीकों से हल करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उत्तर प्रारंभिक धर्म की प्रकृति में निहित है, जहां मानवता निरंतर देवताओं से संपर्क साधती रही। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि नक्काशी में इसे दिए गए महत्व के कारण यह एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इतनी दूरस्थ संस्कृतियों में थैली के आकार की उपस्थिति मेसोपोटामिया की कहानी को विश्व भर में फैला देती है। यह एक प्राचीन उपकरण को वैश्विक स्वर में बदल देती है। यह एक साधारण बाल्टी को एक ऐसे प्रतीक में बदल देता है जो एक जगह स्थिर रहने से इनकार करता है, और यह प्रारंभिक सभ्यताओं के अध्ययन में सबसे आकर्षक बहसों में से एक का द्वार खोलता है। वैज्ञानिकों का क्या कहना है? विद्वान पुरातत्वविद और इतिहासकार इतिहास के टुकड़ों पर काम करते हुए प्राचीन सभ्यता और उसके अनेक रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। वे खंडहरों में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं, उन रेखाओं का अनुसरण करते हैं जिन्हें सदियों पहले विलुप्त हो चुके हाथों ने उकेरा था। वे प्राचीन शब्दों से अंकित शिलाखंडों का अध्ययन करते हैं। वे अनुष्ठानों, वस्तुओं, मिथकों और भाषाओं की तुलना करते हैं, और उनके निरंतर अध्ययन में हैंडबैग एक अधिक सुनियोजित कहानी प्रकट करने लगता है, जो असाधारण घटनाओं के बजाय प्रारंभिक जीवन की दैनिक लय में निहित है। इन विद्वानों के लिए असीरियाई और बेबीलोनियाई महलों में उत्कीर्ण नक्काशी गुप्त संदेश या भूले हुए विज्ञान के अवशेष नहीं हैं। वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए गए शक्तिशाली अनुष्ठानों के अभिलेख हैं। यह थैली बार बार इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह इन अनुष्ठानों में आवश्यक थी। इसमें पवित्र जल रखा जाता था, जिसका उपयोग राजाओं, मंदिरों और यहां तक कि फसलों को आशीर्वाद देने के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस जल का छिड़काव आध्यात्मिक खतरों को दूर कर देता है। इस अनुष्ठान को शुद्धिकरण कहा जाता था। यह नाटकीय नहीं था। इसे करने वाले लोगों के लिए यह रहस्यमय नहीं था, यह नितांत आवश्यक था। पंखों वाले रक्षकों द्वारा ले जाई जा रही वस्तु प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक वास्तविक वस्तु थी। पत्थर की पट्टियों पर पुरोहितों द्वारा पवित्र स्थानों की शुद्धि के समय उपयोग किए जाने वाले पात्रों का वर्णन है। कुछ गोलियों पर शुद्धिकरण में प्रयुक्त सामग्रियों की सूची भी दी गई है। इनमें सुगंधित पौधे, रेजिन और कुछ नदियों से प्राप्त खनिज युक्त जल जैसे मिश्रण शामिल हैं। जब नक्काशी में एक हाथ में चीड़ के शंखु के आकार की आकृति और दूसरे हाथ में बाल्टी दिखाई देती है, तो विद्वान इसे किसी अज्ञात तकनीक के बजाय अनुष्ठानिक उपकरणों का समूह मानते हैं। इस समझ के अनुसार भले ही ऐसा हो सकता है, थैली का शक्ति स्रोतों, ऊर्जा उपकरणों या गुप्त ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। यह एक पात्र है, एक बर्तन है, सुविधा और अनुष्ठान के लिए बनाया गया एक पवित्र पात्र है। इसमें घुमावदार हैंडल इसलिए लगाया गया था ताकि कोई पुजारी या संरक्षक इसे आसानी से उठा सके। इसे एक चौड़े मुंह की आवश्यकता थी ताकि चीड़ के शंखु को निकालने वाला चम्मच उसमें प्रवेश कर सके। इसका डिजाइन इसी उद्देश्य को पूरा करता था। पुरातत्वविदों का यह भी कहना है कि आकार की एकरूपता किसी रहस्य को नहीं दर्शाती। धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त वस्तुएं अक्सर सदियों तक
अपना स्वरूप बरकरार रखती हैं, क्योंकि उनका आकार प्रतीकात्मक हो जाता है। समय के साथ साथ अनेक धर्मों में पवित्र उपकरणों का स्वरूप लगभग वैसा ही संरक्षित रहता है, क्योंकि परंपरा का अपना महत्व होता है। एक बार जब कोई समुदाय किसी विशेष स्वरूप को पवित्र मान लेता है, तो वह अपरिवर्तित रहता है। मेसोपोटामिया में बाल्टी की यही भूमिका थी। इसका आकार जादुई नहीं था, यह केवल अनुष्ठानिक पहचान का एक हिस्सा था। मुख्यधारा के विद्वान जिस अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देते हैं, वह है वस्तु का संदर्भ। यह कभी भी सामान्य जीवन के दृश्यों में नहीं दिखाई देती। यह मंदिरों, देवताओं और शाही समारोहों से जुड़े क्षणों में ही प्रकट होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि औजार और नक्काशी लगभग हमेशा अपने परिवेश से जुड़े होते हैं। एक संगीत वाद्य यंत्र संगीतमय दृश्य में दिखाई देता है। एक कृषि उपकरण खेत में दिखाई देता है। शुद्धिकरण के दृश्यों में एक अनुष्ठानिक बाल्टी दिखाई देती है। नक्काशी सुसंगत है, रहस्यमय नहीं। बाल्टी को पकड़े हुए पंखों वाली आकृतियां भी अच्छी तरह से समझी जा सकती हैं। विद्वान उन्हें पौराणिक संरक्षक मानते हैं, जिनका उद्देश्य राजा को आध्यात्मिक हानि से बचाना था। वे दैवीय ज्ञान और व्यवस्था के प्रतीक हैं, न कि ऐसे वास्तविक प्राणी जो मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। वे सुरक्षा के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस विचार का कि अदृश्य शक्तियां राज्य को सुरक्षित रखती थीं। बाल्टी के पास उनकी उपस्थिति वस्तु के रहस्य को बढ़ाने के बजाय उसके अनुष्ठानिक स्वरूप को रेखांकित करती है। विद्वान दूरस्थ संस्कृतियों के साथ की गई तुलनाओं पर भी विचार करते हैं। उनका तर्क है कि दुनिया भर में समान आकृतियों का दिखना जरूरी नहीं कि उनके मूल का भी संबंध हो। दुनिया भर में मनुष्यों को बर्तनों की आवश्यकता होती है। एक छोटा थैला जिसमें हैंडल लगा हो बनाने में सबसे सरल आकृतियों में से एक है। यह बीज, पानी, मसाले या धार्मिक सामग्री ले जाने के लिए व्यावहारिक है। व्यावहारिक आकृतियां अक्सर विभिन्न समाजों में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वे एक ही समस्या का एक ही तरीके से समाधान करती हैं। इससे नक्काशी कम दिलचस्प नहीं हो जाती। यह बस उन्हें प्रारंभिक मानव रचनात्मकता की वास्तविकता से जोड़ती है। इसके अलावा पुरातत्वविद इस बात से सावधान करते हैं कि सभी समान आकृतियों का अर्थ एक ही न हो। मेसोपोटामिया में थैली को शुद्धिकरण से जोड़ा जाता है। गोबेकली टेपे में यह प्रतीकात्मक या ब्रह्मांडीय हो सकता है। मेसो अमेरिका में इसका संबंध सृष्टि संबंधी मिथकों से हो सकता है। समान आकृतियों का अर्थ समान कहानियां नहीं होता। मनुष्य अक्सर समान रूपों के आधार पर अलग अलग अर्थ गढ़ लेते हैं। आधुनिक शोधकर्ता यह चेतावनी भी देते हैं कि लिखित सामग्री की अनुपस्थिति अटकलों के लिए गुंजाइश छोड़ती है, लेकिन अटकलें प्रमाण नहीं होती। गोबेकली टेपे की नक्काशी या ओलमेक प्रतीक की व्याख्या करने वाली लिखित पट्टियों के अभाव में विद्वान सभ्यताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित करने से बचते हैं। वे समानताओं को रोचक तो मानते हैं, लेकिन निर्णायक नहीं। इसलिए विद्वतापूर्ण जगत में थैली का रहस्य लुप्त सभ्यताओं या प्राचीन रहस्यों का संकेत नहीं है। यह इस बात का स्मरण दिलाता है कि मानवता ने हमेशा उन चीजों से जुड़ने के तरीके खोजे हैं जिन्हें वह देख नहीं सकती। दुनिया भर के लोगों ने पवित्र पदार्थों को ले जाने के लिए उपकरण बनाए। वे उपकरण प्रतीक बन गए, और वे प्रतीक स्वयं अनुष्ठानों से भी अधिक समय तक जीवित रहे। विद्वानों के लिए असली आश्चर्य की बात यह नहीं है कि क्या इन सभ्यताओं ने महासागरों के पार जानकारी साझा की, बल्कि यह है कि बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर रहने वाले मनुष्यों ने जीवन और मृत्यु के समान प्रश्नों का दृश्य रूप से समान तरीके से उत्तर दिया। यही हमारी प्रजाति का गहरा साझा सूत्र है। साझा तकनीक या भूला हुआ संपर्क नहीं, बल्कि साझा कल्पना। कहीं मत जाओ। दूसरी दुनिया के लोग कई वर्षों तक वैकल्पिक विचारकों के एक छोटे
लेकिन दृढ़ समूह ने देखा कि कैसे पारंपरिक इतिहासकार सख्त नियमों और कड़े प्रतिबंधों के साथ अतीत के अपने संस्करण की रक्षा करते रहे। इन विचारकों का मानना था कि बहुत से रहस्यों को सुव्यवस्थित व्याख्याओं के पीछे छिपा दिया गया था, मानो अतीत एक ऐसा संग्रहालय हो जहां किसी को भी हिलने डुलने की अनुमति न हो। उन्हें ऐसा लगता था मानो एक अलिखित समझौता हो जिसके तहत सामान्य तौर तरीकों से हटकर किसी भी चीज से परहेज किया जाता था, और इसी वजह से उनका धैर्य टूटने लगा। बढ़ती हुई निराशा के उस माहौल में एरिक वॉन डैनिकेन की आवाज बुलंद, विचित्र और अविस्मरणीय हो उठी। वह एक ऐसे यात्री की तरह बातचीत में शामिल हुआ जिसके मन में एक ऐसा विचार था जो लगभग अविश्वसनीय लगता था, फिर भी किसी न किसी तरह परिचित सा था, मानो लोग हमेशा से ही इसके बारे में दबे छिपे सोचते रहे हों। प्राचीन दुनिया के बारे में उसका नजरिया इतिहास की किताबों में समाया हुआ नहीं था। उसका मानना था कि कई पुरानी वस्तुएं केवल संस्कृति के प्रतीक नहीं थीं, बल्कि उन आगंतुकों के संकेत थीं जो आकाश के उस पार से आए थे। उनके लिए दूर देशों में पाए जाने वाले छोटे नक्काशीदार थैले महज सजावट से कहीं अधिक थे। वे औजार थे जिन्हें उनके अनुसार आदि मानवों के बीच विचरण करने वाले देवता धारण करते थे। उनकी व्याख्या के अनुसार ये आगंतुक अलौकिक आत्माएं नहीं थीं, बल्कि दूसरे लोक से आए यात्री थे, ऐसे प्राणी जिनके पास आदि मानवों की समझ से परे का ज्ञान था। उन्होंने कल्पना की कि वे प्राचीन दुनिया में मौन उद्देश्य के साथ विचरण कर रहे थे और ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे थे, जिससे प्रारंभिक सभ्यताओं का निर्माण हुआ। उनकी दृष्टि में तराशे गए थैले एक प्रकार के पोर्टेबल टूलकिट थे। उनमें उपकरण, ज्ञान के बीज, ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली वस्तुएं या ऐसे यंत्र हो सकते थे जिन्होंने इन आगंतुकों को मानवता के पहले कदमों का मार्गदर्शन करने में मदद की। जब परंपरागत इतिहासकारों ने अलग अलग सभ्यताओं में फैले हैंडबैग के आकार में समानता को साझा मानवीय कल्पना का परिणाम बताया, तो वॉन डैनिकेन ने पाया कि यह समानता इतनी स्पष्ट, इतनी सटीक और इतनी अटल थी कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इसे एक ही हाथों द्वारा या कम से कम एक ही प्रभाव द्वारा छोड़े गए निशान के रूप में देखा, जो बहुत पुराने समय में चुपचाप पूरी दुनिया में फैल गया था। उनके विचार तेजी से फैल गए। वे वृत्तचित्रों, किताबों, बातचीत और यहां तक कि उन लोगों की दबी हुई फुसफुसाहटों में भी उतर आए जिन्हें लगता था कि इतिहास पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है, और कई श्रोताओं के भीतर भी हलचल मच गई। उन्होंने दुनिया को एक बंद पहेली के रूप में नहीं, बल्कि एक खुली पहेली के रूप में देखा, जो धूल और समय के नीचे छिपे हुए कई अनसुलझे टुकड़ों से भरी हुई थी। वॉन डैनिकेन का सिद्धांत लोगों को कई कारणों से पसंद आया, जिनमें केवल नक्काशीदार थैली ही शामिल नहीं थी। मनुष्य ऐसे सिद्धांतों को पसंद करते हैं जो उन्हें निश्चितता से परे ले जाते हैं। वे यह कल्पना करना पसंद करते हैं कि व्याख्या की सीमाओं के ठीक बाहर क्या छिपा हो सकता है। प्राचीन नक्काशी वैसे भी रहस्यमय होती है, लेकिन जब कोई जाना पहचाना प्रतीक महाद्वीपों में बार बार दिखाई देता है तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि इतिहास के दर्ज होने से बहुत पहले क्या हुआ होगा। छवियों की अपनी एक अलग ही शक्ति होती है। दृश्य पुनरावृत्ति एक सुराग की तरह महसूस होती है, भले ही तर्क कुछ और उत्तर दे, और ज्ञात और अज्ञात के बीच के शांत स्थान में कल्पना पनपती है। सावधानीपूर्वक शोध के बावजूद प्राचीन दुनिया के कई अध्याय अनसुलझे ही रहते हैं। सभ्यताएं अचानक ही अद्भुत रूप से उभरी, ऐसे चमत्कार रचे जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान करते हैं, और फिर पर्याप्त स्पष्टीकरण छोड़े बिना ही लुप्त हो गईं। ये खाली स्थान प्रश्न उठाते हैं, ये आश्चर्य को जन्म देते हैं, ये इस संभावना को जन्म देते हैं कि कभी किसी असाधारण घटना ने
मानव जीवन को छुआ होगा। यह सुझाव कि आदिमानवों का आकाश से आए आगंतुकों से संपर्क रहा होगा, इतिहास को गुप्त संदेशों और भूली हुई मुलाकातों से भरी एक रोमांचक यात्रा में बदल देता है। इससे हर कलाकृति जीवंत प्रतीत होती है, हर खंडहर एक द्वार जैसा लगता है, हर प्राचीन प्रतीक किसी पुरानी भाषा में कही गई पहेली जैसा प्रतीत होता है, और इन सब के नीचे कुछ कोमल और गहन मानवीय भावना छिपी है। ज्ञान की खोज और खोज की सुंदरता यह यहीं समाप्त नहीं होती। देखते रहिए, रहस्य अभी भी अनसुलझा है। पारंपरिक विद्वानों और प्राचीन परग्रही सिद्धांतों के अड़ियल विचारों के बीच बहस के बाद भी छोटे पत्थर के थैले का रहस्य शांत नहीं हुआ, बल्कि इसने विचारों के एक और भी व्यापक परिदृश्य को जन्म दिया। अनेक विचारधाराओं के लोग आगे आए, प्रत्येक के पास अपनी अपनी व्याख्या थी, मानो अंधेरे में जलाई गई लालटेन हो। उनमें से कोई भी दूसरे से पूरी तरह सहमत नहीं था, फिर भी प्रत्येक ने इस पहेली में कुछ न कुछ सार्थक जोड़ा, मानो वह प्राचीन थैली दुनिया को मानवीय कल्पना के हर संभव द्वार पर विचार करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। प्रतीकवादी सबसे पहले बोलने वालों में से थे। उनका मानना था कि प्राचीन कलाकार केवल सजावट के लिए आकृतियां नहीं बनाते थे। उनके लिए छोटी थैली मात्र एक थैली नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय पात्र थी, स्वयं ब्रह्मांड का एक शांत प्रतीक थी। उन्होंने इसे जीवन के सार को धारण करने वाले एक पवित्र पात्र के रूप में कल्पना की, ठीक उसी प्रकार जैसे प्राचीन लोग आकाश को एक विशाल गुंबद के रूप में या महासागरों को सृष्टि के उद्गम स्थल के रूप में देखते थे। उनके विचार में यह थैला स्वर्ग के गुंबद का प्रतीक था, वह रहस्यमय स्रोत जिससे समस्त जीवन का प्रवाह होता था। उन्होंने थैले के हैंडल को आकाश का चाप और उसके शरीर को प्रकृति का गर्भ माना। इस व्याख्या ने उस छोटी सी वस्तु को भव्य रंगों से रंग दिया, उसे आरंभ का प्रतीक बना दिया, यह याद दिलाते हुए कि प्राचीन विचारक अक्सर शब्दों के बजाय पवित्र आकृतियों के माध्यम से दुनिया का वर्णन करते थे। इसके बाद शाश्वत दार्शनिकों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बहस करने के लिए नहीं, बल्कि एक और पहलू जोड़ने के लिए। उनका मानना था कि दुनिया भर के मनुष्य विचार के गहरे स्वरूपों को साझा करते हैं, जो एक ही छिपे हुए स्रोत से झरनों की तरह निकलते हैं। उनके लिए नक्काशीदार थैली एक मूल रूप थी, एक ऐसी आकृति जो युगों और महाद्वीपों में मानव मन में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जिस प्रकार हर जगह लोग सूर्य के लिए वृत्त या पहाड़ों के लिए त्रिभुज बनाते हैं, उसी प्रकार थैली की आकृति भी एक साझा आंतरिक भाषा से उत्पन्न हुई होगी। उनका मानना था कि मनुष्य समान प्रतीकों का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन समान पथों का अनुसरण करते हैं। इसलिए दूरस्थ सभ्यताओं के बीच समानता के लिए साझा संपर्क की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए केवल मानवीय विचार की साझा संरचना ही पर्याप्त थी। उनका दृष्टिकोण सौम्य और चिंतनशील था। वे थैली को मानवीय स्वभाव की गहराई में निहित किसी चीज की प्रतिध्वनि के रूप में देखते थे। फिर आए कृषि सिद्धांतकार, जो धरती और मिट्टी पर दृढ़ता से विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि प्राचीन दुनिया रहस्यमय की तुलना में कहीं अधिक व्यावहारिक थी। उनकी दृष्टि में उस छोटी थैली में शायद सचमुच बीज रहे होंगे। उन्होंने प्राचीन पुजारियों या पवित्र हस्तियों की ऐसी कल्पना की जिनमें अनाज से भरे छोटे पात्र ले जाए जाते थे, जो नई फसल की उम्मीद का प्रतीक थे। यह बात उन्हें तर्क संगत लगी, क्योंकि कई प्राचीन देवता खेती, बारिश और भूमि के नवीनीकरण से जुड़े थे। बीज अपने आप में चमत्कार थे, छोटी छोटी वस्तुएं जो जमीन में तब तक सोई रहती थीं जब तक कि वे जंगल और भोजन के रूप में
जागृत नहीं हो जाती। उनका तर्क था कि यह थैला इस शक्ति का प्रतीक हो सकता है जो देवताओं को आदि किसानों से जोड़ता है। उन्होंने इसमें ब्रह्मांडीय रहस्यों के बजाय एक सरल सत्य देखा। लोग उस चीज का सम्मान करते थे जो उन्हें जीवित रखती थी, और उन दिनों बीजों से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता था। मानव विज्ञानी सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और थैले का अध्ययन किसी जादुई वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि मानव संस्कृति के एक भाग के रूप में किया। उनका मानना था कि इसका आकार महाद्वीपों में साझा किए जाने वाले उपकरण के बजाय प्रतिष्ठा या अधिकार का प्रतीक था। उनके लिए थैला इसे ले जाने वाले व्यक्ति की भूमिका को दर्शाता था। कई प्रारंभिक समाजों में पवित्र पाउडर, इत्र या छोटी अनुष्ठानिक वस्तुओं को रखने के लिए विशेष पात्रों का उपयोग किया जाता था। ये आम वस्तुएं नहीं थीं जिन्हें लोग हर दिन अपने साथ रखते थे। ये किसी व्यक्ति को परंपरा के संरक्षक के रूप में चिह्नित करती थीं। इसलिए भले ही थैली विभिन्न सभ्यताओं में दिखाई दी, लेकिन इससे उनकी एक ही उत्पत्ति सिद्ध नहीं हुई। इससे केवल यह सिद्ध हुआ कि अनेक संस्कृतियों में पवित्र वस्तुओं को विशिष्ट ढंग से ले जाने के महत्व को समझा जाता था। उनका दृष्टिकोण शांत, व्यावहारिक और मानवीय व्यवहार पर आधारित था, न कि किसी भव्य ब्रह्मांडीय नाटक पर। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतकार थे जो दुनिया को बाहरी रूप से देखने के बजाय आंतरिक रूप से देखते थे। उनका मानना था कि थैली की बार बार दोहराई जाने वाली आकृति प्राचीन देवताओं का संदेश या भूली हुई सभ्यताओं का सुराग नहीं थी, बल्कि मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके का प्रतिबिंब थी। लोग स्वाभाविक रूप से पैटर्न की खोज करते हैं। वे बादलों में परिचित आकृतियां और बार बार दोहराए जाने वाले प्रतीकों में अंतैच्छिम्य अर्थ देखते हैं। इन विचारकों के लिए थैली एक साझा संज्ञानात्मक संरचना का हिस्सा थी, एक सामान्य तरीका जिससे मन दृश्य जानकारी को व्यवस्थित करता है। जब प्रारंभिक कलाकारों को यह दिखाना होता था कि किसी व्यक्ति के पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु है, तो वे सरल ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करते थे। घुमावदार शीर्ष वाला एक गोल आयत किसी वस्तु को उठाने योग्य दिखाने के लिए एक सरल और स्वाभाविक डिजाइन है। इसलिए महाद्वीपों में समानता किसी गुप्त संबंध का संकेत नहीं थी। यह साझा मानसिक आदतों का संकेत था, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया भर के बच्चे मुस्कुराते हुए चेहरे बनाते हैं, जिसमें दो आंखें और मुंह के लिए एक घुमावदार रेखा होती है। इन सभी व्याख्याओं के बीच थैला एक शांत पत्थर की तरह बीच में अपरिवर्तित पड़ा रहा, जबकि उसके आसपास के लोग अपना अपना ज्ञान, आशाएं और विचार लेकर आए। यह एक दर्पण बन गया जो अतीत को समझने के लिए मनुष्यों द्वारा अपनाए गए हर दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता था। कुछ लोगों ने इसके भीतर ब्रह्मांड को देखा, कुछ लोगों ने मानव मन को देखा, कुछ ने खेती और जीवन यापन के उदय को देखा, अन्य लोगों ने अनुष्ठान और सत्ता को देखा। प्रत्येक विचारधारा ने अपनी अपनी कहानी गढ़ी और मिलकर उन्होंने प्राचीन सन्नाटे को अनेक आवाजों से भर दिया। और जैसे जैसे ये आवाजें उठती और आपस में घुलती गईं, उन्होंने कुछ कोमल और सुंदर प्रकट किया। प्राचीन दुनिया आज भी बोलती है, किसी एक व्याख्या के माध्यम से नहीं, बल्कि अनेक व्याख्याओं के माध्यम से। समय में खोई हुई आकृतियों द्वारा ढोया गया वह छोटा पत्थर का थैला मानव कल्पना में निरंतर विचरण करता रहता है, हर पीढ़ी के साथ नए अर्थ समेटता जाता है, यह सिद्ध करते हुए कि समय सोया नहीं है, यह जीवित है, हमारे सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए देखते रहें। इतिहास में इस थैली के बारे में मिली जानकारी। समय महाद्वीपों और विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में इस वस्तु का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मेसोपोटामिया की यह थैली अपने रहस्य और आकर्षण के बावजूद
इसे बनाने वाले लोगों के दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई थी। सदियों से चली आ रही अटकलों के बावजूद इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिरों की दीवारों या पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों से परे इसका कोई विशेष महत्व था। प्राचीन विश्व का गहन अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने लगभग बिना किसी संदेह के इस वस्तु को एक अनुष्ठानिक शुद्धिकरण बाल्टी के रूप में पहचाना है। उस समय की भाषा में इसे बंदुड़ू कहा जाता था, जिसमें पवित्र जल रखा जाता था, जिसका उपयोग मंदिरों, राजाओं और पवित्र स्थानों को शुद्ध करने के लिए किया जाता था। उस जल का छिड़काव एक सुनियोजित क्रिया थी जो मनुष्य और ईश्वर के बीच एक सेतु का काम करती थी और लोगों के लिए एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने का एक तरीका थी जो नाजुक और अनिश्चित प्रतीत होती थी। पत्थर पर उकेरी गई हर रेखा, बाल्टी पकड़े हुए पंख वाले रक्षक का हर सावधानी पूर्वक चित्रण प्रारंभिक मेसोपोटामिया के आध्यात्मिक जीवन में अनुष्ठान के महत्व को दर्शाता है। अपने मूल सांस्कृतिक संदर्भ में हैंडबैग न तो रहस्यमय है और न ही अजनबी। यह साधारण है इस अर्थ में कि यह एक परिभाषित परंपरा से संबंधित है। इसका एक ऐसा आकार था जो एक उद्देश्य की पूर्ति करता था, एक ऐसा कार्य जिसे इसका उपयोग करने वाले लोग पूरी तरह समझते थे। इसे नक्काशी में बार बार दोहराया गया। यह कोई मनमौजी विचार नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसका रूप एक पवित्र शब्दावली का हिस्सा बन गया था। आकार, हैंडल, वक्रता और अनुपात, ये सभी विवरण एक ही समय में व्यावहारिक और प्रतीकात्मक थे। बाल्टी पकड़े हुए पुजारी को इसका अर्थ समझाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। इस अनुष्ठान को देखने वाले हर व्यक्ति ने इसके महत्व को पहचाना। सदियों से बार बार दोहराई जाने वाली छवियों ने इसकी भूमिका को सुदृढ़ किया और इसे सांस्कृतिक स्मृति में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। फिर भी जब आधुनिक दृष्टि इस वस्तु को देखती है तो यह रूपांतरित हो जाती है। अपने मूल संदर्भ से अलग होकर अन्य सभ्यताओं में पाई जाने वाली समान आकृतियों के साथ रखे जाने पर यह अचानक रहस्यमय, यहां तक कि असाधारण भी प्रतीत होता है। गोबेकली टेपे, ओल्मेक सभ्यता, माया और अनातोलिया की नक्काशी में मेसोपोटामियाई थैली से मिलती जुलती आकृतियां दिखाई देती हैं, जो आश्चर्य और अटकलों को जन्म देती हैं। पैटर्न और कहानियों की खोज करने के लिए प्रशिक्षित मानव मन, महासागरों के पार संपर्क, इतिहास में खो चुके साझा ज्ञान, या यहां तक कि सितारों से परे प्राणियों के हस्तक्षेप से संबंधित स्पष्टीकरणों की ओर झुकता है। मेसोपोटामिया का छोटा और बारीकी से तराशा हुआ थैला आधुनिक जिज्ञासा के लिए एक कैनवास बन जाता है, जिस पर अज्ञात के प्रति आकर्षण झलकता है। गहन अध्ययन और विद्वतापूर्ण तर्क हमें सरल और अधिक तर्क संगत व्याख्याओं की ओर ले जाते हैं। विभिन्न सभ्यताओं में समान आकृतियों की बार बार उपस्थिति को अभिसारी प्रतीकवाद द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। दुनिया भर के मानव समाजों को समान चुनौतियों, इच्छाओं और पवित्र प्रथाओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को चढ़ावे के लिए पात्रों, अनुष्ठानिक सामग्रियों के लिए डिब्बों और अधिकार या पवित्रता को दृश्य रूप से संप्रेषित करने के तरीकों की आवश्यकता होती है। घुमावदार हैंडल वाला एक छोटा पात्र एक सहज समाधान है। इसे बनाना आसान है, पहचानना आसान है और यह देखने में स्पष्ट है। विभिन्न संस्कृतियों में व्यावहारिक आवश्यकता, अनुष्ठानिक कार्य और मानव मन की संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों द्वारा आकारित एक ही समाधान दिखाई देता है। किसी रूप की पुनरावृत्ति संपर्क या साझा उत्पत्ति का संकेत नहीं देती। यह इसके बजाय मानवीय चिंतन की सार्वभौमिकता को दर्शाता है कि कैसे समान परिस्थितियां अक्सर समान विचारों को जन्म देती हैं।
महाद्वीपीय संबंधों की कल्पना को लुभाने के बावजूद वे अप्रमाणित हैं। ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि मेसोपोटामिया, मेसो अमेरिका या अनाथोलिया जैसी दूरस्थ प्राचीन सभ्यताओं ने यात्रा या व्यापार के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान किया हो, जिससे इन समान आकृतियों की व्याख्या की जा सके। इसी प्रकार यह विचार कि अलौकिक प्राणियों ने इन वस्तुओं का उपयोग औजारों या उपकरणों के रूप में किया होगा, चाहे कितना भी नाटकीय और आकर्षक क्यों न हो, पुरातात्विक रूप से प्रमाणित नहीं है। कोई भी सामग्री, लेख या कलाकृति प्रत्यक्ष रूप से ऐसी उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। ये सिद्धांत रहस्य के प्रति मानवीय प्रेम को तो आकर्षित करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं बल्कि कहानियां ही रह जाती हैं। तो हम विश्वासपूर्वक क्या कह सकते हैं? मेसोपोटामियाई हैंडबैग आधुनिक दृष्टिकोण से ही असाधारण प्रतीत होता है। अपने मूल रूप में यह साधारण, उपयोगी और एक गहन आध्यात्मिक सभ्यता के अनुष्ठानों में अर्थपूर्ण था। सदियों से दोहराए गए इसके डिजाइन ने प्रतीक और उपकरण दोनों के रूप में कार्य किया, जो शुद्धिकरण व्यवस्था और पवित्र उत्तरदायित्व के विचारों को समाहित करता है। इसका महत्व इसके उपयोग और उस संदर्भ से उत्पन्न हुआ जिसमें इसे रखा गया था। इसकी आकृति इसलिए प्रासंगिक थी क्योंकि इसमें कोई रहस्य छिपे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि यह ऐसा अर्थ संप्रेषित करती थी जिसे लोग सहज रूप से, दृश्य रूप से और रीति रिवाजों के माध्यम से समझते थे। साथ ही अन्य सभ्यताओं में इसकी गूंज हमें मानवता के बारे में एक उल्लेखनीय सत्य की याद दिलाती है। भूगोल और इतिहास से अलग होने के बावजूद मनुष्य स्वतंत्र रूप से ऐसे रूप, प्रतीक और विचार विकसित कर सकते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से समान प्रतीत होते हैं। हम संज्ञानात्मक संरचनाओं, सौंदर्य बोध संबंधी सहज प्रवृत्तियों और अनुष्ठानिक आवश्यकताओं को साझा करते हैं, जो हमारे सृजन के तरीके को आकार देते हैं। मेसोपोटामिया का छोटा सा थैला, जिसे दूर दराज के देशों में दोहराया और पुनर्व्याख्यायित किया गया है, मानवीय कल्पना की सार्वभौमिकता और व्यवस्था, अर्थ और जुड़ाव की निरंतर मानवीय खोज का प्रमाण बन जाता है। यह साधारण भी है और असाधारण भी, मूर्त भी है और प्रतीकात्मक भी। यह इस बात का स्मरण दिलाता है कि सबसे सरल आकृतियां भी अपने भौतिक रूप से कहीं अधिक इतिहास, संस्कृति और विचार की परतों को समेटे हुए हो सकती हैं। अंततः सबसे तथ्यात्मक निष्कर्ष अत्यंत सरल है। हैंडबैग अपनी संस्कृति की एक अनुष्ठानिक वस्तु है, एक व्यावहारिक उपकरण जिसे अनुष्ठान और कलात्मक देखभाल द्वारा उच्च दर्जा दिया गया है। इसकी आकृति जो दूरस्थ संस्कृतियों में दोहराई जाती है, गुप्त यात्रा, लुप्त ज्ञान या अलौकिक हस्तक्षेप के बजाय मानवीय रचनात्मकता और साझा संध्यानात्मक प्रतिरूपों को दर्शाती है। यह एक छोटी सी वस्तु है जिसकी कहानी बहुत बड़ी है। इसे तराशने वालों के लिए यह साधारण थी, लेकिन हजारों वर्षों बाद इसे देखने वालों के लिए असाधारण है। यह सिखाती है कि मनुष्य, चाहे कोई भी युग हो या कोई भी भूमि, अक्सर स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रतीकों तक पहुंचते हैं जो एक दूसरे की प्रतिध्वनि करते हैं और समय और स्थान के पार मानवीय अनुभव को आपस में जोड़ने वाले गहरे धागों की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। अब प्राचीन हैंडबैग के बारे में आपका क्या सिद्धांत है, हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।